चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे जो सॉलिड स्टेट में आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक के बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं। तो चलिए लिखे एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक एनआइसोट्रोपिक ये ट्रू सॉलिड को बोलते हैं। ट्रू सॉलिड को ही हम लोग एनआइसोट्रोपिक बोलते हैं। और होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करेंगे आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग डायरेक्शन में आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ट्रू सॉलिड का यानी एनाइसोट्रोपिक का डिफरेंट होगा। इसीलिए यानी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस के कारण इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक बात करें। तो लिखते हैं डेफिनेशन इसके बारे में। सबसे पहले एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल में हम कहां पढ़ेंगे, हम लोग ट्रू सॉलिड में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो मान लेते हैं ये देखिए ठीक है, मान लीजिए थ्री लेयर का बनाया हमने। थ्री लेयर में हमने बताया तो आपको डिफरेंट, ये सब तो वॉइड है, आपको पता है थोड़ा सा, ये सब वॉइड है। ठीक है, ये सब क्या मिलेगा आपको, वॉइड ही मिलेगा। अगर हम बोले इधर से काटे या इधर से काटे, ठीक है, दोनों तरफ से कहीं से भी काटे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन अलग हो गया, दूसरा डायरेक्शन ये हो गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर इस डायरेक्शन में इसको अलग अलग पार्ट में हटाएं और इसको देखें, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आएगा, आपका चेंज आएगा। फिर इस डायरेक्शन में अगर दे तो चेंज आएगा। ठीक है, तो इसी को बोले एनाइसोट्रोपिक का बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो यानी हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन different direction, different in different direction is known as an isotropic। क्लियर है, अब हम लोग बात करते हैं आइसोट्रोपिक के बारे में। इसका एग्जांपल हो गया आपका, आइसोट्रोपिक का एग्जांपल होगा सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, इसी का नाम हम लोग बात किए थे एमॉर्फोस सॉलिड, इसी को बोले थे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है, एमॉर्फोस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सूडो सॉलिड, सब इसी का नाम है। क्लियर है, अब आप बात करते हैं यानी आइसोट्रोपिक का अगला एग्जांपल क्या है, सूडो सॉलिड। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है, अब बताइए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा किसी भी डायरेक्शन में काटे यानी प्रॉपर्टी क्या आएगा, आपका सेम आएगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में काटने पे क्या होगा, आपका सेम आएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ड्यू टू इनडेफिनिट लिखते जाइएगा, ड्यू टू इनडेफिनिट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर we assume, व्हाट्स पे ध्यान देना, we assume that physical property that physical property are known as physical property are same in all डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक का बात करेंगे।
क्लियर है बात? चलिए लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग का सेकेंड टर्म था कूलिंग कर्व का, तो हम लोग कूलिंग कर्व का बात करते हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग बात करते हैं कूलिंग कर्व। जो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कूलिंग कर्व का, आइसोट्रोपिक का, अनआइसोट्रोपिक का, जो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं किए थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कूलिंग कर्व क्या होगा, यानी ट्रू सॉलिड का। पहले हम लोग बात करेंगे किसका, ट्रू सॉलिड का कूलिंग कर्व। अब देखिए कूलिंग मतलब क्या होता है, टेम्परेचर को कम करना। एक देखते हैं, हम दो ग्राफ बना रहे हैं आपका, ठीक है, एक टेम्परेचर से और टाइम के रिलेटेड, टेम्परेचर और टाइम के बीच में एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या, पहले कोई सॉलिड होता है, सॉलिड क्या कन्वर्ट होता है लिक्विड में। ये रहा मान लीजिए सॉलिड, सॉरी ये इसका लिक्विड से ये इधर आया, फिर आया, फिर आया। अब देखो अब होता क्या है, अब देखो आप इसमें क्या लिक्विड से सॉलिड, यानी टेम्परेचर हमारा यहाँ पे, ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या है मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे आएंगे तो जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, तो यानी मैक्सिमम पे हमारा या तो वेपर होगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, यही ना बात करेंगे, या वो अपने फ्यूजन टेम्परेचर पर होगा, यानी लिक्विड स्टेट में होगा, राइट। अब यहाँ से जैसे घटने लगा, घटते 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 यहाँ पे आया, और यहाँ पे ये वाला फेज क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस फेज पे क्या होगा, टोटल यानी लिक्विड से आपको क्या बनाने जा रहा है, सॉलिड की ओर, लिक्विड से सॉलिड। यानी यहाँ पे मान लीजिए सॉलिड 0 डिग्री पे है, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, यहाँ 0 डिग्री पे लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है आइस के केस में। तो यानी ये हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट पे कंप्लीटली क्या होगा, लिक्विड होगा और गैस भी होगा। और इस पॉइंट पे यहाँ पे तो गैस है, यहाँ पे क्या आएगा आपका लिक्विड और गैस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा लिक्विड और सॉलिड। और यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा सा और टेम्परेचर जाएगा नीचे तो हमारा सॉलिड के रूप में बन जाएगा, राइट या रॉन्ग। अब बताइए इस टाइप का कर्व हमारा कैसा कर्व है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इस कर्व को क्या बोलेंगे हम लोग, डिसकंटिन्यूअस कर्व बोलेंगे, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आ गए, मतलब सॉलिड आ गए। यहाँ पे क्या होगा, इसका अपने बॉइलिंग पॉइंट का, हर का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है, तो वहां पे वेपर से कंडेंस होकर लिक्विड बना, लिक्विड से फिर कंडेंस हुआ तो क्या बना, सॉलिड बना, और सॉलिड यहाँ पे ये वाला पूरा डेंस सॉलिड कहलाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या का लिक्विड, और यहाँ पे गैस का, यानी आपका हर स्टेट में आपका चेंज हुआ कि नहीं। इसलिए ट्रू सॉलिड में अगर बात करेंगे कूलिंग कर्व तो कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, तो डिसकंटिन्यूअस होगा, क्लियर है। आगे बात करते हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं कूलिंग कर्व। हम लोग बात करेंगे किसमें, सूडो सॉलिड में बात करेंगे। तो सूडो सॉलिड का कूलिंग कर्व हम लोग बनाए, तो ये देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा वही अब टेम्परेचर और टाइम के बीच में, इधर रख लेते हैं हम लोग टेम्परेचर और इधर रख लेते हैं टाइम। अब देखिए एकदम से क्या होगा, ये हर पॉइंट पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होगा, और यहाँ पे आके रुक जाएगा। यानी कंटिन्यूअस आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, एग्जैक्टली आपको क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। तो कंटिन्यूअस आ रहा है यानी इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब किसके कारण कंटिन्यूअस हुआ, तो अपने मेल्टिंग पॉइंट के कारण, क्या यानी इनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस क्यों है, इनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट के कारण ऐसा हुआ, क्लियर है। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कूलिंग कर्व। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का, बात करते हैं सॉलिड के लिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। चलिए तो हम लोग ब्रेग्स इक्वेशन में बात करते हैं। तो ब्रेग्स इक्वेशन में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी आप एक्सरे, ये जो रे है कौन सा रे है, इसको बोलेंगे एक्सरे, यानी एक्सरे इस पे पास करते हैं। तो एक फॉर्मूला डिराइव किए हैं, ब्रेग्स साहब क्या 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है।
ये आपका यूज भी होगा एक्सरे चैप्टर में, आपका फिजिक्स में भी ये यूज होगा। एक्सरे मॉडर्न फिजिक्स 12th का पढ़िएगा तो उसमें। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एन क्या है, डी क्या है, थीटा कितना लेना है, यानी जो वेव लेंथ, जिस वेव लेंथ से हमारा एक्सरे इस सॉलिड पे गया है उससे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइए एन का मीनिंग क्या हो गया। एन क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। जैसे एन हमारा बात करेंगे तो कितना ऑर्डर का, पहला घर में, दूसरा में, कि तीसरा में, कि चौथा में, कि पांचवा में, कि छठा या सातवां। यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यानी फर्स्ट लेयर में, सेकेंड लेयर में, कि थर्ड लेयर का बात कर रहा है। क्लियर है। तो हमारा n क्या होगा जल्दी बताइए। n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ क्या चीज, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। उसके बाद अपन के पास में क्या है, लेम्डा। तो लेम्डा किसको बोलेंगे, जो इंसिडेंट रे किस पे, एक्सरे का, जो एक्सरे गया हुआ था उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ हुआ, वही वेवलेंथ होगा इंसिडेंट रे। तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग डी का। तो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, दो डिफ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं इसके बीच में ये। तो क्लियर है, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर, यानी लगातार लेयर का बात करें, ये यानी एक और ये और ये, या ये इसके बीच में, ये नहीं से आप यहां से लो और यहां से ले लो ना, एक लेयर का बात करेंगे। जब भी लेंगे तो एक लेयर का। क्लियर है। ये हो गया आपका। थीटा का बात करेंगे तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा ब्रेक्स एंगल। क्या होगा, ब्रेक्स एंगल। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी ब्रेक्स इक्वेशन के रिगार्डिंग बात कर लिए। 2d sin θ इक्वल टू l लैम्डा, ये फार्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रख लिया। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक लाइन लिख लेते हैं थोड़ा सा इसी को, तो अगर बोले तो मिटा देते हैं। देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू between all consecutive layer, ऐसे ले, if distance between all consecutive layer लिख लेते हैं ना, if distance between all consecutive layer, distance between all consecutive layer is same, यानी सब लेयर का डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको कौन सा सॉलिड बोलेंगे, ट्रू सॉलिड बोलेंगे। क्लियर है। इफ डिस्टेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव लेयर इज सेम, देन लिखे, देन इट इज अ ट्रू सॉलिड, देन इट इज अ ट्रू सॉलिड। otherwise pseudo solid, यानी हम ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड में ब्रेक्स आपके एक्सपेरिमेंट 2d sin θ n लैम्डा यूज करके हम लोग बता सकते हैं सर ट्रू सॉलिड कौन है और सूडो सॉलिड कौन है। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव लेयर, यानी टोटल, यानी EVD यानी ऑल डी सेम, यानी सेम होगा तो क्या कहलाएगा, ट्रू सॉलिड कहलाएगा। अगर हमारा नहीं रहेगा, यानी डिस्टेंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, यानी कोई भी लेयर सेम नहीं रहा, यानी दो सेम रहा या एगो सेम रहा या पांच, यानी कोई ना कोई अगर सिमिलरिटी नहीं रहेगा सब में, तो क्या कहलाएगा, सूडो सॉलिड। एंड लेकिन ट्रू सॉलिड के लिए ऑल लेयर्स आर सेम, ऑल लेयर्स का बात कर रहे हैं। क्लियर है बात।
ठीक है, लिख लीजिए बात को, ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड में हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर, एक्सपेरिमेंट हो गया किससे, ब्रैग्स इक्वेशन से हो गया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन पे। एक क्वेश्चन दिया हमने, एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ इज 2.3 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक विद अ मेटालिक बॉन्ड फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन एट एंगल कितना दिया हुआ है, 13 डिग्री 14 मिनट, 13 डिग्री 14 मिनट, ठीक है। देन फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर इन पिकोमीटर, इन पिकोमीटर, पिकोमीटर में निकालना है आपको, यानी फर्स्ट लेयर का, यानी d का वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया, यानी हम लोग जानते हैं 2d sin थीटा इक्वल टू क्या, n लैम्डा, यानी 2d sin थीटा इक्वल टू, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। अब बताइए n का वैल्यू कितना है, इन फर्स्ट ऑर्डर, तो n का वैल्यू कितना होगा 1, लैम्डा का वैल्यू कितना 2.3 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। अब बताइए 2, तो 2 लिखते हैं, d हमको निकालना है, sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, sin, ठीक है, तो 2 इंटू d इंटू साइन 13 डिग्री 14 मिनट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.23 इक्वल टू क्या होगा 2.3। अब क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय 0.23 इंटू 2, क्लियर है। अब चलो आप हटाओ और इसको 10 टाइम्स, और ये कितना 2 × 5, T इक्वल टू क्या होगा 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में आपका पूछा है पिकोमीटर में। अब बताइए आपको पता है, वी नो, क्या जानते हो आप लोग, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -12 मीटर होता है। एक पिकोमीटर में कितना, 10 के पावर -12 मीटर होता है, क्लियर। अब बताइए हमारे पास में एंगस्ट्रॉम में पहले पिकोमीटर को चेंज कर लो आप, क्लियर है। तो अगर हम बोले इसी को 10 के पावर -10 इंटू 10 के पावर -2 कर दे तो कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी, 10 के पावर -2 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम हो जाएगा कि नहीं, यानी एक पिकोमीटर में कितना हो जाएगा 10 के पावर -2। अरे कर सकते हैं भाई साहब, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को इतना तो रख लो, इतना तो पता है एक पिकोमीटर में इतना होता है। अब एंगस्ट्रॉम है, ये कितना में एंगस्ट्रॉम में है, तो ये यानी हम सीधा सा मतलब है d इज इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -10 मीटर तो बोल सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं। अब बताइए जानते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल 10 के पावर -12 मीटर, तो क्या लिखा है d इक्वल टू 5 इंटू 10 के पावर -10 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 के पावर ऊपर में लिख लेते हैं आपको 10 के पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 10 के पावर माइनस, ऊपर में गया तो माइनस क्या 10 प्लस कितना -2, यानी 500 इंटू 10 के पावर -12 मीटर। और एक इतना मीटर में मतलब क्या होता है, एक पिकोमीटर, तो क्या होगा डिस्टेंस क्या होगा 500, इसके बदले में 1 pm, तो 500 pm पिकोमीटर, क्लियर है। चलिए हो गया, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ब्रैग्स इक्वेशन पे, जल्दी से लिखिए। चलिए एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम strike with metallic block and form second order diffraction at angle of 60 degree, then find out value of d, यानी कितने एंगल से जा रहा है 60 डिग्री के एंगल से जा रहा है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से कीजिए। यानी हम लोग फॉर्मूला क्या 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, वो d का वैल्यू चाहिए 2d को छोड़ दीजिए, sin कितना 60 डिग्री इक्वल टू n का सेकेंड ऑर्डर बोला,
तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या, डिफ्रैक्शन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड है, तो इनका वैल्यू कितना 1 2 3 हो सकता है, तो सेकंड ऑर्डर बोला था 2, लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है 2 into d। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू आप बताइए, sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 इक्वल टू 2 से 2 काट दीजिए, तो d इक्वल टू क्या होगा 2/√3, कितना 2/√3 का वैल्यू डाल दीजिए 1.414, कितना हो जाएगा करीब करीब आपका आ जाएगा 1 पॉइंट एंगस्ट्रॉम में दिया है, क्योंकि आपने लैम्डा का वैल्यू क्या चीज में लिखा है एंगस्ट्रॉम में, तो क्या आएगा आपका एंगस्ट्रॉम आएगा, तो कितना 1.15 एंगस्ट्रॉम आएगा करीब करीब, करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड स्टेट, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड स्टेट या जनरल डेफिनेशन का बात करते हैं सॉलिड स्टेट का। अब मेन हमारा सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिर यूनिट सेल का बात करेंगे, ये सब टर्म्स आपका सॉलिड स्टेट में आगे यूज होने वाला है, ठीक है। तो जितना भी टर्म्स यूज होगा थोड़ा थोड़ा हम लोग डेफिनेशन लेते जाएंगे, और आपका जब सॉलिड स्टेट क्या हो जाएगा काफी फारू बन जाएगा अगर शुरुआती जो भी टर्म्स है आपको सीख जाओगे तो, क्योंकि आगे उसी टर्म का क्या होगा रिपीटेशन होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में, यानी जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल डेफिनेशन अबाउट सॉलिड स्टेट, क्लियर है, लिखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉलिड स्टेट में, पहला बात करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको है, यानी क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल बनता कैसे है, कोई सी भी मॉलिक्यूल्स का हम बात करते हैं क्रिस्टल बनता कैसे है। मान लीजिए यानी इनफाइनाइट होना चाहिए, अरेंजमेंट कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट अरेंजमेंट होगा एटम का या आयन का या मॉलिक्यूल्स का, तभी जाके कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन। जैसे आपका इसी का बात करेंगे, ये कितना इसमें लगा होगा एटम्स, बहुत सारा एटम लगा हुआ इनफाइनाइट एटम बनने में, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल से बताते हैं, ये देखिए ये हमारा ये क्यूब है, इस क्यूब को बनने के लिए मान लेते हैं ऐसा ऐसा तो बहुत सारा, अभी तो आप काउंट कर सकते हो अलग अलग कलर का है, लेकिन अगर बोले इतना में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स बना होगा, तो यानी अलग अलग हम कर दें तो अलग अलग एटम से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, क्लियर है। इसका मतलब कितना है इसमें, तो बोले इनफाइनाइट होगा, क्लियर है। तो यानी आप सीधा सा मतलब है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए 3 डायमेंशनल, वर्ड्स पे ध्यान देना, 3 डायमेंशनल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखे दोज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोज 3 डायमेंशनल यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दोज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर which indicate the arrangement of which indicate the arrangement of infinite atom of इनफाइनाइट एटम, यानी क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन के लिए कितने एटम की जरूरत पड़ेगा, तो क्या बोलेगा इनफाइनाइट एटम, और किस में बात करें 3 डायमेंशनल में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन में बात करते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब बताइए हमने इसमें बात किया आपको, ये एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन, ये क्यूब एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन बना, इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन में कितने एटम की जरूरत पड़ा, कितने एटम की जरूरत पड़ा, तो इनफाइनाइट एटम की जरूरत पड़ा। अब बात करते हैं इसमें से यूनिट सेल, मतलब इसमें से इनफाइनाइट एटम में से एक एटम ले लिए, कोई सा भी एक, मान लीजिए पीला वाला ले लिए एटम, या रेड वाला एक एटम ले लिए, या ये कलर ले लिए, या येलो वाला ले लिए, या व्हाइट ले लिए, कोई एक एटम लिए, उस एक एटम को क्या बोले यूनिट सेल। जैसे हमारा घर बनता है बहुत सारे ईंटें से, कोई भी दीवार बनता है, घर बनता है, दीवार बनता है, तो उसमें कौन सा बहुत सारा ईंट चाहिए ना। अब ईंट में से मतलब बहुत सारा इनफाइनाइट ईंट मेरे को चाहिए क्या बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, उसमें से एक ईंटे का हम लोग जो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उस एक ईंटे के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट सेल, यानी एक ईंटा का बात करेंगे,
क्लियर है? यानी सीधा सा मतलब इसमें से कोई एक एटम के बारे में पढ़ेंगे वही क्या कहलाएगा, इसमें से कोई एक एटम के बारे में पढ़ेंगे वही क्या कहलाएगा, आपका यूनिट सेल कहलाएगा। क्लियर है बात? तो लिखते हैं इसका डिफिनेशन। तो यानी सबसे छोटा पार्ट हुआ कि नहीं भाई, यानी एक ईटा में छोटा, हम अगर पूरा घर में एक ईटा ले ले तो सबसे छोटा पार्ट होगा, तो वही बात को लिखेंगे। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट part of crystal structure, smallest part of crystal structure which indicate all property of solid, which indicate all property of solid, which indicate all property of solid, is known as unit cell, is known as unit cell। नहीं, यूनिट सेल मतलब अकेला एटम के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अब बात करते हैं, अगर कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो कितने एटम की जरूरत पड़ेगा, कितने यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या बताओगे, इनफाइनाइट यूनिट सेल का जरूरत पड़ेगा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो एक लाइन लिख लेते हैं, एक और, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, smallest part of crystal structure, smallest part of crystal structure on repeating repeat होता है, repeating कितना, infinite repeating unit cell, infinite unit cell, infinite unit cell and form a crystal structure, and form a crystal structure। यानी क्या फॉर्म करेगा आपका, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्म करेगा। कितना स्ट्रक्चर क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट्स, दूसरा डेफिनेशन बोल रहे, ठीक है। रिपीटिंग क्या, इनफाइनाइट क्या, यूनिट सेल। क्लियर है? लिख लीजिए। एग्जांपल का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल क्या होगा आपका, ब्रिक्स इन वॉल, यानी दीवार पे जो ब्रिक्स है यानी ईंट है, उसको एक ईंटे को क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल बोलेंगे। क्लियर है? और लोग थर्ड टर्म पढ़ रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, पहला टर्म, दूसरा टर्म हो गया आपका यूनिट सेल, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं लैटिस स्ट्रक्चर। चलिए लैटिस स्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं, लिखिए इसमें, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अ थ्री डायमेंशनल structure which indicate arrangement of atom, which indicate arrangement of atom, which indicate arrangement of atom is known as lattice structure, lattice structure। क्लियर है बात को? अब समझना है बात को। अगर हम बोले आपसे ऐसे समझना, नहीं लैटिस स्ट्रक्चर यानी ये रहा यूनिट सेल, यानी इसमें से एक एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, कोई एक एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है, या रेडे वालों को समझो यूनिट सेल बोल दिया हमने। अब ये एटम इस पे कहां कहां अरेंजमेंट है, फेस पे है,
बॉडी पे है, सेंटर पे है, यानी इसका अरेंजमेंट कहीं ना कहीं होगा। जैसे ईंटे का बात करते हैं, ईंटा हो सकता है कॉर्नर पे हो, ईंटा हो सकता है फेस पे हो, ईंटा हो सकता है छत पे हो, ईंटा हो सकता है नीचे हो, यानी चारों तरफ का बात कर रहे हैं। नहीं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। यानी एक यूनिट सेल आप कहां कहां रख रहे हैं, मतलब एक ईंट कहां कहां रख सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लैटिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग अगर क्यूबिकल का बात करें, जैसे ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, तो ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर हमारा थ्री टाइप्स का होता है, थ्री टाइप्स का क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्यूब हमारा, यानी क्यूब का बात करें, मेनली क्यूब का बात करें, तो ये क्यूब हमारा कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल क्यूबिक, एक होता है क्या, सिंपल क्यूबिक, दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूब, तीसरा होता है कौन सा, अब फेस सेंटर क्यूब। यानी तीन बात बोले हमने, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर को हम लोग बोलते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर, तीसरा बात बोलते हैं फेस सेंटर स्ट्रक्चर मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जांपल लिखिए, इन क्यूबिकल स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। इन क्यूबिकल वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्यूबिकल का बात कर रहे हैं, इन क्यूबिकल, इन क्यूबिकल क्रिस्टल, in cubical crystal three types of structure are present, three types of structure। फर्स्ट वन ये लिखेंगे सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, सेकेंड वन लिखेंगे हम लोग बीसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में बात करेंगे ओनली एटम एट कॉर्नर, यानी कोई भी एटम अगर सिंपल क्यूब में बात करेंगे, एटम जो प्रेजेंट होगा, यानी यूनिट सेल में जो हमारा ईंट प्रेजेंट होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, कहां पे होगा, कॉर्नर पे होगा। लाइक ये जिसे हमारे पास कितना कॉर्नर है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, यानी 8 कॉर्नर होता है ना। तो यही बात बोले सिंपल क्यूबिक में कभी भी यूनिट सेल का बात करें 1 2 3 4, इसके जस्ट इसके ऑपोजिट में चल जाइए 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। तो यानी हमारा सिंपल क्यूबिक में बात करेंगे तो जो भी यूनिट सेल है, यानी एक एक एटम जो बात करें कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, ओनली और ओनली कहां पे, कॉर्नर पे। तो लिख लेते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक में एटम ओनली एट कॉर्नर, एटम ओनली एट कॉर्नर, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग का बात करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी यानी इसका पूरा नाम है बॉडी सेंटर क्यूब। क्या नाम है, बॉडी सेंटर क्यूब। अब बॉडी सेंटर क्यूब में अगर बात करते हैं तो एटम कहां कहां प्रेजेंट होगा, कभी थोड़ा सा बताते हैं। एक तो होगा आपका बॉडी सेंटर, तो यहां देख लीजिए, यह बॉडी सेंटर क्या है इसका, ये पीला वाला, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे पीछे देख रहे हैं तो ये व्हाइट वाला, ठीक है, यहाँ पे, यानी सबके एक ही सेंटर होगा या ना होगा, यानी एक ही सेंटर होगा, कहीं भी होगा तो बॉडी सेंटर किसी का क्या होगा, एक ही होगा। कोई सा भी किसी भी डायरेक्शन से बात करें, थ्री डायमेंशनल में कहीं से बात करें, इसका बॉडी सेंटर कितना होगा, एक होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे, यानी बॉडी सेंटर के साथ साथ कहां होगा, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे भी एटम होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ, यानी 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर पे होगा एटम होगा, और एक एटम कहां होगा, इसके सेंटर पे, यानी बॉडी सेंटर में 8 तो कॉर्नर पे होगा। एटम जो यूनिट सेल है, जो ईंट है, जो ब्रिक है, कहां प्रेजेंट हम मान लेते हैं, कहां, कॉर्नर पे, ठीक है, और कहां पे, सेंटर पे। तो कॉर्नर कितना 8, बॉडी सेंटर कितना 1, क्लियर। बीसीसी में सब पे बात करेंगे आगे फ्यूचर में, फिर बात करेंगे बीसीसी में, फिर स्ट्रक्चर बात करेंगे, एफसीसी का बात करेंगे, एचसीपी का बात करेंगे, ठीक है, सिंपल क्यूबिक का बात करेंगे, बहुत सारा इसी को तो बारे में हम लोग को पढ़ना है, क्लियर है। तो हम लोग लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं हम लोग बीसीसी के रिगार्डिंग। तो बीसीसी में लिखिए आप, एटम एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, एटम एट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर,
अब एफसीसी का बात करते हैं, थर्ड वन एफसीसी, इसका नाम है क्या, फेस सेंटर क्यूब, फेस सेंटर क्यूब। अब इसमें क्या होगा, फेस, अब देखिए फेस का बात करते हैं तो यानी फेस पे तो होगा ही, और इसके सेंटर पे यानी एटम कहां कहां प्रेजेंट होगा, इसके फेस पे प्लस में बॉडी इसके कॉर्नर पे होगा, यानी देखिए कॉर्नर पे तो रहेगा ही, तो कॉर्नर कितना 8, तो कॉर्नर 8 पे होगा। फेस का बात करते हैं, देखिए फेस कितना होगा, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, समझना पहले देख लो, 1 2 इसके आगे और इसके पीछे, 2 3 4 5 6, क्लियर है, एक आगे फ्रंट सामने, एक पीछे इसके बैक साइड, ये 2 हो गया, एक लेफ्ट एक राइट 4 हो गया, एक टॉप एक बॉटम, कितना होगा 6 हो गया, कितना फेस 6 फेस। तो लिख लीजिए एटम एट कॉर्नर, एटम एट कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, फेस सेंटर, ठीक है, यानी कॉर्नर कितना 8, फेस कितना होगा, एफसीसी में 6 फेस होगा, इसमें कितना कॉर्नर 8, बॉडी सेंटर कितना 1, इसमें एटम कॉर्नर कितना 8 होगा, क्लियर है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा और गामा का बात करते हैं, तो पहले इसको लिख लीजिए फिर लिखते हैं आगे। चलिए इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा और गामा में बात करते हैं। तो इंटरफेसियल का मतलब क्या होता है, एक फेस का दूसरे फेस के साथ में एंगल, मान लीजिए ये फेस है, ये सामने वाला फेस है, ये सामने वाला फेस है, इसे समझिए ये वाला रखा हुआ है, तो इसका फेस किधर हुआ है, ये नीचे वाला लाइन देखिए, ये वाला हो गया, यानी एक्स एक्सिस में ये हो गया, दूसरा कौन सा फेस हो गया, ये वाला फेस का, और तीसरा कौन सा होगा 3D में बात करते हैं, तो ये कॉर्नर वाला इधर, ये साइड वाला इधर से इधर पीछे, यानी इधर से इधर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका इसी फेस का, तो यानी एक फेस का दूसरे फेस के, यानी x का y के साथ में, यानी ये वाला हम लोग बात बोले x एक्सिस, ये y एक्सिस पीछे, यानी सीधा सा समझो ना आप x एक्सिस और ये वाला y एक्सिस, इसे समझो आप, ये वाला एक x एक्सिस एक y एक्सिस का बात कर रहे हैं, ये रहा क्यूब। अब इस दोनों के बीच के एंगल को क्या बोले, यानी ये एंगल को क्या बोले, अल्फा बोले, ठीक है। वैसे ही बोले z और y के बीच को बीटा बोले, z और x के बीच को क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। तो ये यानी हमारा ये एंगल हो गया अल्फा बीटा और गामा, इंटरफेसियल, यानी एक फेस का दूसरे फेस के साथ में जो एंगल होगा उसी को इंटरफेसियल एंगल बोलेंगे। तो लिख लीजिए एडजेसेंट, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, एडजेसेंट होना चाहिए, ये नहीं इस फेस का, जिसे बोले इस फेस का, जैसे हमारे पास में फेस है ना, तो ये देखो ये फेस हो गया, इस फेस का इसके फेस के का, ये इसके फेस के और इससे फेस के, अब इस फेस का आप पीछे वाले फेस से नहीं निकाले होंगे, ठीक है, यानी एडजेसेंट का मतलब होता है अपने पड़ोसी से, यानी पास के बात करेंगे। तो लिखिए एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेस इज नोन एज, एंगल बिटवीन two adjacent phase is known as, two adjacent phase is known as interfacial angle। क्लियर है, लिख लीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, इससे आगे यानी कल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, आपको सिंक्स केमिस्ट्री पटना के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप भेज सकते हैं मैसेज से, मेरा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, क्लियर है, तो उसमें सब्सक्राइब करके आप आ सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।